हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गोविंद पांडे है। मैं बीएलपी कॉलेज महू इंदौर में डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एमए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है। माइक्रो टीचिंग प्रोग्राम के तहत आज मैं आपको प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध बताने वाला हूँ। हम सिर्फ इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे और जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ ये सब आपको इसी वीडियो के एंड में एज ए नोट्स मिल जाएगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। हैंड रिटन है, मैंने खुद ही तैयार किया है। ठीक है। तो अब हम इसके मेन कोर पॉइंट्स की बात करते हैं कि चूंकि प्लासी और बंगाल दोनों प्लासी और बक्सर ये दोनों बंगाल में सिमटे हुए थे। बंगाल की लोकेशन है, इसलिए ये पूरा जितना प्लासी और बक्सर का युद्ध का सर्कमटेंसेस होगा ये सिर्फ और सिर्फ बंगाल के अंदर होगा। ठीक है। सो अब हम इसको शुरू करते हैं कि भाई स्थिति क्या थी। तो स्थितियां कुछ ऐसी थी कि भारत में डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, सभी लोग आए। ये सब ने कोशिश की, लेकिन ओवरऑल आखिरी में अंग्रेज ही सफल हुए। फिर अंग्रेजों ने अपना सफलता का जो अगला पड़ाव है वो कुछ इस टाइप से स्टार्ट किया कि बंगाल पे उन्होंने कब्जा करना शुरू किया। बंगाल पे कब्जा का ऐसा था कि बंगाल की स्थापना 1717 में की थी मुर्शिद कुली खां ने। मुर्शिद कुली खां के बाद यहाँ का राजा बनता है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के बाद बनता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि ये 1757 में प्लासी के युद्ध के टाइम पे सम्राट रहता है, नवाब रहता है। चूंकि बंगाल है इसलिए नवाब रहेगा। ठीक है। ये हो गया फैक्ट कि राजा कौन था। उस तरफ अंग्रेज थे, अंग्रेजों में भी रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है। अब हम आपको दूसरी बात बताते हैं कि 1717 के नाम से एक बड़ा बंगाल से और 1717 इन दोनों से रिलेटेड एक फैक्ट है, गोल्डन फरमान। ये क्या था मैं आपको बता रहा हूँ कि मुगल सम्राट फर्रुखशियर ने 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले में कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट दे दी थी। इसी छूट को शाही फरमान या गोल्डन फरमान कहा गया। किसने दी थी? फर्रुखशियर ने। बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। एक और कोट आता है कि अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से किसने की है, तो इसका आंसर होगा अलीवर्दी खां ने की है। ये कौन था? ये मुर्शिद कुली खां के बाद जो नवाब बनता है। हालांकि बीच में भी नवाब हुए, लेकिन मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब हम आते हैं प्लासी के युद्ध के कारण पे। प्लासी के युद्ध के कारण बेसिक्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो था कि सबसे पहले बंगाल में 1756 के दौरान में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गया था। तो जब ये सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गया तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों ने अपनी अपनी कोठियां बनाना शुरू कर दी। जब कोठियां बनाना शुरू कर दी, किलेबंदी शुरू कर दी, मतलब उनमें पक्का पक्का करने लगे। तो जब किलेबंदी शुरू कर दी तो सिराज ने मना किया कि आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो अंग्रेज नहीं माने, फ्रांसीसी मान गए। जब अंग्रेज नहीं माने तो अंग्रेजों को रोकने के लिए सिराज ने क्या किया कि कासिम बाजार एक जगह होती है जहाँ पे अंग्रेज दस्तकों का बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रहे थे, उस जगह पे हमला किया। जब कासिम बाजार पे हमला किया तो फोर्ट विलियम, जिसको जहाँ की किलेबंदी की जा रही थी, मतलब कलकत्ता, वहां पे सिराज ने कब्जा कर लिया। जब सिराज ने कब्जा कर लिया तो अंग्रेज वहां से भाग गए। अंग्रेज भाग गए, लेकिन चीजें क्या होती है कि सिराज ज्यादा दिन तक होल्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि जब अंग्रेज भाग जाते हैं तो ये खबर जाती है मद्रास। मद्रास में क्लाइव रहता है, वो वहां से आता है सेना लेके। फिर वो वापस सिराज से फोर्ट विलियम को, या मतलब हाँ, अलीनगर को ले लेता है। इस जगह पे होती है अलीनगर की संधि। अलीनगर जो है कलकत्ता का ही नाम है और इसे सिराज ने कहा था अलीनगर। ठीक है। तो यहाँ होती है अलीनगर की संधि 1756 फरवरी में। ठीक है। इस संधि के तहत वापस दे दिया और थोड़ी सी छूटें और दे दी व्यापार करने की। अब यहाँ पे ये एक मुख्य कारण हो जाता है। दूसरा जो उत्साह इन्फ्लुएंस करने वाला कारण था वो ये था कि एक जेड हॉलवेल नाम का अंग्रेज अधिकारी रहता है। उसने ऐसा कहा है कि 20 जून 1756 को क्या करता है, सिराज 18 फुट लंबी और 14 फीट 10 इंच चौड़ी काल कोठरी में 143 लोगों को बंद कर देता है 20 जून को। और 3 दिन बाद जब 23 जून को उस कोठरी को खोला जाता है तो सिर्फ 23 लोग जिंदा बचते हैं। इसी को ब्लैक होल ट्रेजिडी कहा गया। तो ये जो है सीधी सी बात है कि इन्फ्लुएंस करने वाली थी। सेम टाइम पे गुलाम हुसैन ने मुत सियारुल मुतखैरिन नाम की एक बुक लिखी है। उसमें इस घटना का कोई वर्णन नहीं मिलता है, सिर्फ ये हैलवेल की किताब में मिलता है। तो जब ये मिलता है, पता चलता है, तो अंग्रेज रुष्ट हो जाते हैं। भाई अब क्लाइव बंगाल आ चुका था, यहाँ पे सिराज था, दोनों के बीच में मनमुटाव हो चुका था, युद्ध की परिस्थितियां निर्मित हो चुकी थी। ठीक है। जब युद्ध की परिस्थितियां निर्मित हो गई थी तो एक बार अलीनगर की संधि का दोषारोपण भी क्लाइव सिराज पे लगाता है कि आप संधि का पालन नहीं कर रहे। ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण हो जाता है। जो संधि हुई थी वहां पे, कहाँ पे, फोर्ट विलियम छुड़ाने के बाद। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करता है, बुद्धि लगाते हुए षड्यंत्र तैयार करता है। षड्यंत्र तैयार ये करता है कि
चूंकि नवाब के जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो नवाब से असंतुष्ट थे, सेटिस्फाइड नहीं थे। तो क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा और एक व्यापारी रहता अमीचंद, अमीचंद के माध्यम से सिराज का सबसे मुख्य सेनापति जो रहता है मीर जाफर, नाम याद कर लो, मीर जाफर, ठीक है। उसके बाद उसका मुख्य दीवान राय दुर्लभ, यार लतीफ नाम का एक अधिकारी, और बंगाल का एक प्रसिद्ध बैंकर रहता है जगत सेठ, इन चारों को अपने साइड मिला लेता है। तो इस प्रकार से अंग्रेज जो है फाइनेंशियली और फिजिकली और सामरिक युद्ध, मतलब हर दृष्टि से परिपूर्ण हो गए, ठीक है। तो जब यहाँ पे अंग्रेज केपेबल हो जाते हैं, इन्होंने राजनीतिक जो है संधियां कर ली, गुटबंदी कर ली, तो क्या होता है कि अब तो यहाँ ये प्लान हो जाता है कि प्लासी तक क्लाइव आएगा, मीर जाफर अपनी सेना के साथ, सिराज अपनी सेना के साथ आएगा, मीर जाफर उस सेना का नेतृत्व करेगा, लेकिन युद्ध भूमि में मीर जाफर धोखा दे देगा। जब वो धोखा दे देगा तो सिराज तो ऑटोमेटिक हार जाएगा। तो इसके प्रतिफल में क्या मिलेगा? प्रतिफल में ये मिलेगा कि मीर जाफर जो मुख्य सेनापति, उसको नवाब बना दिया जाएगा। अंग्रेजों को बंगाल में 24 परगने की जमींदारी दे दी जाएगी, प्लस मुक्त व्यापार की छूटें और अधिक लीनियंट कर दी जाएंगी या शिथिल कर दी जाएंगी, ठीक है। सो अब युद्ध होता, अब हम युद्ध की कंडीशन बात करते हैं कि अब युद्ध स्टार्ट होता है। नवाब की सेना में लगभग 50,000 लोग होते हैं, जबकि क्लाइव की सेना में 2100 भारतीय सैनिक होते हैं, लगभग 950 यूरोपीय सैनिक होते हैं, 100 तोपची होते हैं, 50 नाविक थे। ये इन दोनों के कंडीशंस थे। अब प्लासी जो बंगाल में स्थित है, वहां पे 23 जून 1757 को दोनों की सेनाएं आमने सामने होती हैं और मात्र 3 घंटे ये युद्ध चला था। इतिहासकारों का ऐसा मानना है, जितना सरकार जी भी बोलते हैं कि 3 घंटे में ये सब चीजें खत्म हो गई थी। तो जब युद्ध दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं, तो मीर जाफर क्या होता है कि मीर जाफर सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है। यहाँ पे सिराज को धोखा मिला तो सिराज भाग जाता है मुर्शिदाबाद, और यहाँ पे सिराज की सेना से एक मीर मदान नाम का व्यक्ति युद्ध लड़ते लड़ते मारा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, मीर मदान नाम, क्योंकि वही बस लड़ा था और वही बस मारा था। सिराज की सेना से लगभग 500 लोग मारे जाते हैं सैनिकों में। अंग्रेज की सेना से लगभग 23 लोग मारे जाते हैं और 49 घायल होते हैं, 49 घायल होते हैं। सिराज की सेना में 500 का नुकसान होता है। ये युद्ध जो था, ये युद्ध हुआ ही नहीं, सिर्फ गद्दारी और धोखे की नींव पे ये युद्ध जीता गया था। यहाँ पे अंग्रेजों की अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो इन्होंने सिर्फ अपनी कूटनीति, राजनीति के जरिए ये युद्ध जीता था। यहाँ पे हथियार जैसा कुछ भी, हथियार, खून कुछ भी नहीं बहा था, हथियार नहीं चले थे। सिर्फ ये युद्ध जो था राजनीतिक दृष्टि से जीत लिया गया था, ठीक है। तो अब इसका परिणाम क्या होता है कि इसका परिणाम ये होता है कि ये अंग्रेजों की कूटनीतिक और राजनीतिक विजय थी और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। अंग्रेजों को 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हो जाती है और किलेबंदी की अनुमति मिल जाती है। क्लाइव को पर्सनली, इंडिविजुअली क्लाइव को क्या होता है कि 2,35,000 रुपए दिए जाते हैं एज ए गिफ्ट, प्लस 50 लाख रुपए सैन्य व्यय के लिए दिए जाते हैं जो सेना आई थी। और इन सब के बाद कंपनी एक टाइप से किंग मेकर की भूमिका में आ जाती है, राजा बनाने वाली स्थिति में आ जाती है, क्योंकि उन्होंने सिराज को हटाया और मीर जाफर को नवाब बनाया, ठीक है। यहाँ पे युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं, क्लाइव जीत जाता है। क्लाइव की बहुत तारीफ होती है और उसके बदले में क्लाइव की जो तारीफ होती है तो कंपनी जो है क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना देती है, उसको उपहार दिया जाता है। तो इन सब के साथ प्लासी जो है वो यहाँ पे फैक्ट इसके खत्म हो जाते हैं। अब आता है मेल्सन, जो एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने कहा है कि इस युद्ध का कोई विशेष परिणाम नहीं हुआ, लेकिन किंतु बंगाल में अंग्रेजी राज्य की नींव जरूर पड़ गई। सही बात है कि भाई जब राजा ही अंग्रेजों का गुलाम हो गया है तो बंगाल में राज्य की नींव पड़ गई, पहली चीज। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि सर जदुनाथ सरकार, जो भारतीय इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने कहा है कि 23 जून 1757 को भारत के मध्यकालीन युग का अंत हुआ और आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। ये भी एक फैक्ट है कि एक कोट इन्होंने किया, ठीक है। अब यहाँ पे चीजें खत्म हो जाती हैं। इसके आर्थिक प्रभाव बहुत ज्यादा पड़े हैं। आर्थिक प्रभाव कुछ यूं पड़े कि चूंकि क्लाइव 1760 में चला जाता है तो अस्थायी गवर्नरों का आना जाना लगा रहता है, तो चीजें जो हैं वो बंगाल को गर्त में लेते जा रही थी आर्थिक, सामाजिक हर दृष्टि से, और अंग्रेजों का उत्थान निरंतर होता जा रहा था। अब ये फर्स्ट पार्ट है, प्लासी का खत्म होता है। इसके बाद मैं सेकेंड पार्ट आपसे डिस्कस करूंगा कि बंगाल में अब चूंकि मीर जाफर नवाब है तो कंडीशन 1757 से शुरू होंगी, मीर जाफर की नवाबी से, ठीक है।
हाँ, तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। ठीक है, तो प्लासी की सफलता के बाद अंग्रेजों ने भारतीय मानसिकता को, कमजोरी को पकड़ लिया था कि भाई फूट डालो राज करो, हर कोई जो है एक दूसरे के फूट डाल के लड़ाने में माहिर है। अंग्रेजों ने ये जो फॉर्मूला है ये पूरे भारत में अपनाया, फूट डालो राज करो की नीति, और इसके कारण इन्होंने अंततः पूरे भारत में कब्जा कर लिया था। एक टाइम पे इनके पास लद्दाख से लेकर नीचे केरल तक का पूरा राज्य आ चुका था। ठीक है, तो हम सिर्फ बक्सर की बात करेंगे, ज़्यादा आगे पीछे नहीं जाएंगे। बक्सर में इस समय नवाब मीर जाफर था। तो ये बात चल रही है 1757 की। 1757 में मीर जाफर को बना दिया गया। ये 1760 तक ही नवाब रहता है। 1760 में मीर कासिम आ जाता है। ठीक है, 1760 प्लासी की सफलता के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को जो नवाब बनाया था, लेकिन मीर जाफर से वो संतुष्ट नहीं थे, और उसका सबसे मेन कारण था कि वो मीर जाफर उतना पैसा नहीं दे पा रहा था। अब पैसा कैसे देगा? अंग्रेजों ने इतना लूटा है, पैसा बचा नहीं है फंड में, खजाने में, तो पैसा देने में मीर जाफर सक्षम नहीं था। जब मीर जाफर सक्षम नहीं था तो 1760 में क्या होता है, क्लाइव चला जाता है लंदन। इस टाइम पे जो हालवेल वहां पे था उसी को अस्थायी गवर्नर बना दिया जाता है, और वो अस्थायी गवर्नर जो है क्लाइव पे इस पे मीर जाफर पे आरोप लगाता है कि तुम डचों को संरक्षण दे रहे हो। फिर क्लाइव हॉलवेल भी चला जाता है। इसके बाद आता है क्लाइव चला जाता है। इसके बाद हॉलवेल जो अस्थायी गवर्नर था, इसके बाद वेंसी टार्ट आता है। वेंसी टार्ट ये गवर्नर होता है। ये भी मीर जाफर पे सेम आरोप लगाता है कि तुम डचों को संरक्षण दे रहे हो, जबकि मेन कारण ये नहीं था। मेन ये था कि धन की आपूर्ति पर्याप्त नहीं थी, पैसा नहीं दे पा रहा था जाफर। ठीक है, तो इस दौरान मीर जाफर को हटा दिया जाता है 1760 में, और नवाब बन जाता है मीर कासिम। अब मीर कासिम बन जाता है। ये जो मैंने घटना बताई आपको, ये पूरी यही 1760 की क्रांति। क्वेश्चन आता है 1760 की क्रांति क्या है भारतीय परिप्रेक्ष्य में? तो मीर जाफर को की नवाबी छीन कर मीर कासिम को नवाब बनाया जाना ही 1760 की क्रांति है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं कि मीर कासिम को अली वर्दी खां के बाद बंगाल का दूसरा सबसे अच्छा नवाब माना गया है। कासिम क्या करता है कि वो षड्यंत्र वाले माहौल से बचने के लिए राजधानी को, बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर देता है। मीर कासिम ने कुछ अच्छे काम भी किए कि उसने अपने सेना को मजबूत बनाने के लिए एक जर्मन वॉल्टर रीन हार्ड, इसका मतलब निकनेम सामरू था, सामरू की नियुक्ति की। हम आगे भी सामरू ही बोलेंगे इसे। ठीक है, मीर कासिम ने अंग्रेज दस्तकों का दुरुपयोग बहुत ज्यादा कर रहे थे। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए कासिम ने क्या किया कि पूरे समुद्री व्यापार को ही टैक्स फ्री कर दिया। जब सबके लिए इक्वल हो गया तो अंग्रेज इससे चिढ़ गए। जब अंग्रेज इससे चिढ़ गए तो उन्होंने मौका ढूंढना शुरू किया मीर कासिम को हटाने का। तो अब हम बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि की बात करते हैं, जो 22 अक्टूबर 1764 का हुआ, कि इसके मुख्य कारण क्या थे। सबसे मेन कारण, जो तात्कालिक कारण बनता है, कारण मैंने आपको अभी इसके पहले बताया, लेकिन मुख्य कारण क्या था कि पटना की जो व्यापारिक कोठी थी वहां पे एलिस नाम का अंग्रेजी अधिकारी कब्जा कर लेता है। जब एलिस कब्जा कर लेता है तो मीर कासिम एलिस से युद्ध करके एलिस को भगा देता है। भगाता नहीं, सॉरी, मीर कासिम पटना की कोठी पे कब्जा कर लेता है और एलिस और पूरे अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बना लेता है। तो जब वो बंदी बना लेता है तो अंग्रेज यहाँ रुष्ट हो जाते हैं। अंग्रेज रुष्ट हो जाते हैं तो 1763 में मीर कासिम को हटा के वापस मीर जाफर को नवाब बना जाते हैं। क्वेश्चन ये आता है, बक्सर के युद्ध के समय नवाब कौन था? तो इसका आंसर मीर कासिम नहीं है, मीर जाफर नवाब था बक्सर के युद्ध के टाइम पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बक्सर का बेस बन गया कि पटना की घटना के कारण मीर कासिम चला गया, मीर कासिम के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया गया है और नवाब मीर जाफर बना दिया गया है। तो अब कंडीशन ये है कि मीर कासिम मना करता है युद्ध के लिए अंग्रेजों को कि तुम ये कर रहे हो जो गलत कर रहे हो मत करो, लेकिन अंग्रेज कहाँ मारने वाले। तो मीर कासिम को सामरू, वही सैन्य अधिकारी, वो सलाह देता है जितने अंग्रेजों को बंदी बनाया सबको मार दो। जब सबको मार दो तो युद्ध की जो मतलब ज्वाला है और ज्यादा भड़क जाती है, एकदम खुले में युद्ध आ जाता है। मीर कासिम भाग के जाता है अवध। अवध का नवाब रहता है शुजाउद्दौला, और वहीं पे इसको मिलता है शाह आलम सेकंड मुगल शासक। तो अब युद्ध जो है बक्सर का, जो 1764 22 अक्टूबर को हुआ है, वो कुछ ऐसा होता है कि एक साइड होती है अंग्रेज सेना जो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में है, और दूसरे साइड कौन कौन की सेना है? एक मीर कासिम की सेना है, दूसरे शाह आलम सेकंड मुगल नवाब की सेना है, तीसरे शुजाउद्दौला अवध के नवाब की सेना। ये तीन वर्सेस ये अंग्रेज, इनका युद्ध होता है। ठीक है, तो अंग्रेज सेना जीत जाती है हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग जाता है।
जो वहां जाने के बाद ऐसा पता चलता है कि 1777 में अपनी बहन के यहाँ मर जाता है। उसके बाद उसका कुछ औचित्य नहीं बचता है, मीर कासिम भाग जाता है दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट है। और अब मीर कासिम भाग चुका है, मीर जाफर नवाब है, युद्ध जीत चुके हैं बक्सर का अंग्रेजों ने। अब कंडीशन याद करते हैं कि बक्सर के परिणाम क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है कि बक्सर के परिणाम क्या होते हैं, जो मैं आपको 3 अलग अलग उसमें बताता हूँ। चूंकि मीर कासिम तो भाग चुका है, तो अब बचा कौन? अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल शासक शाह आलम सेकंड, ये 2 बचे हैं। इनसे होंगी संधियां। और ये टाइम ऐसा चल रहा है कि अब क्लाइव, अभी ये जो 1764 में युद्ध चल रहा है, ये जीत चुके हैं अंग्रेज, थोड़ा सा होल्ड किया जाता है। 1 साल बाद आता है क्लाइव, 65 में क्लाइव वापस आता है लंदन से। जब क्लाइव वापस आता है तो ये संधियों का दौर शुरू करे, क्योंकि उसको पता अभी अगर उसने प्रशासन ले लिया तो आंतरिक अव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, इसलिए वो सिर्फ संधियां करता है। तो अब संधि बक्सर के युद्ध के परिणाम में पहली संधि होती है इलाहाबाद की। जो इलाहाबाद की पहली संधि होती है 12 अगस्त 1765 में की जाती है। ये किसके साथ की जाती है? मुगल सम्राट शाह आलम के साथ की जाती है। तो इसमें शाह आलम के साथ की जाती है। तो इसमें नजमुद्दौला, क्लाइव और शाह आलम साइन करते हैं। क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में, नजमुद्दौला कौन है? तो ये फैक्ट याद रखना कि 1765 में मीर जाफर, जिसको नवाब बनाया गया था, वो मर जाता है। जब मीर जाफर मर जाता है तो उसका बेटा नजमुद्दौला 1765 में नवाब बनाया जाता है। बक्सर के युद्ध के टाइम पे नवाब जो था वो था मीर जाफर। संधियों के समय जो नवाब था वो था नजमुद्दौला। ये क्वेश्चन याद रखना, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है। नजमुद्दौला, ठीक है। तो अब बंगाल का नवाब नजमुद्दौला है, जो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली है, ठीक है। तो अब हम वापस आते हैं पहले। इलाहाबाद की पहली संधि जो होती है वो होती है 12 अगस्त 1765 में शाह आलम के साथ। इसमें जो कंडीशंस थी वो सबसे पहले ये थी कि कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है शाह आलम के जरिए। BBU, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिल जाती है। दूसरा था कि मुगल को 26 लाख प्रतिवर्ष के हिसाब से पेंशन दी जानी निश्चित की जाती है। और तीसरा, शाह आलम को कड़ा और मानिकपुर दिए जाते हैं कंपनी की तरफ से। ये जो दिए जाते हैं ये जो है अवध से छीने गए हैं। अभी दूसरी संधि में ये टकराएगा, कड़ा और मानिकपुर। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है। अब आते हैं इलाहाबाद की दूसरी संधि। ये होती है 4 दिन बाद, 16 अगस्त 1765 को। इस संधि में कंपनी क्या होता है कि अवध के नवाब से 50, यहाँ पे शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में होती है ये संधि। यहाँ पे हालांकि नजमुद्दौला नहीं था, ठीक है। तो शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में होती है, 16 अगस्त साइन होते हैं शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में। तो कंपनी को 50 लाख रुपए और चुनार का दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट था उस सामरिक दृष्टि से, इसलिए 50 लाख रुपए और चुनार का दुर्ग जो है शुजाउद्दौला को कंपनी को देने पड़ते हैं। दूसरी चीज, अवध में कर मुक्त व्यापार की अनुमति देना पड़ता। बंगाल में तो कर ही रहे थे, लेकिन इस युद्ध ने यह भी निश्चय कर दिया कि अवध में भी करेंगे, कर मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी। और अवध का पूरा राज्य वापस कर दिया जाता है, सिर्फ कड़ा और मानिकपुर को छोड़ के। यही कड़ा मानिकपुर जो है मुगल सम्राट को दिए गए थे, ठीक है। तो ये दोनों संधियां आपने समझ ली, 1765 में होती हैं अगस्त में। अब आते हैं बक्सर के युद्ध का जो सबसे इम्पोर्टेंट परिणाम होता है, जो क्लाइव लेके आता है, द्वैध शासन, जिसको आपने बहुत बार सुना होगा। द्वैध शासन का जनक जो है लियोनस कार्टियस को माना जाता है, लेकिन बंगाल में द्वैध शासन का जनक जो है क्लाइव को माना जाता है, ठीक है। तो जो द्वैध शासन होता है वो ऐसा होता है कि क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन के अंतर्गत 2 फैक्ट किए, मतलब 2 अलग अलग पहलुओं पे ध्यान दिया कि उत्तरदायित्व जो है बंगाल के नवाब के ऊपर फेंक दिया, और जो इनकम वाले सोर्सेस थे वो खुद रख लिए। तो क्लाइव ने द्वैध शासन के अंतर्गत प्रशासन रख लिया अपने पास कि भाई कैसे हम रेगुलेट करेंगे। रेगुलेट इंटरनल नहीं, सिर्फ बाहरी तौर पे रेगुलेट करेंगे। राजस्व वसूली हम करेंगे, और दीवानी न्यायालय, दीवानी काम जितने हैं वो हम करेंगे। ये कौन बोल रहा है? क्लाइव बोल रहा है कि ये कंपनी करेगी, ठीक है। और उसके ऊपर क्या भार दिए गए? उसके ऊपर ये दिया गया कि आप आंतरिक प्रशासन देखोगे। बंगाल के नवाब की बात हो रही है, बंगाल के नवाब को कह दिया कि आप आंतरिक प्रशासन देखोगे, फौजदारी न्याय देखोगे, आंतरिक विद्रोह देखोगे, और प्रशासनिक दायित्व आप देखोगे। मतलब समझ रहे हो कि क्लाइव ने प्रशासन भी अपने हाथ पे ले लिया और उत्तरदायित्व भी नहीं स्वीकारा। इसी चीज को द्वैध शासन कहा गया है कि भाई क्लाइव ने चीजों को, इनकम वाले सोर्सेस खुद पे रख लिए और एक्सपेंडिचर मतलब व्यय वाली चीजें बंगाल के नवाब पे थोप दी।
ये जो द्वैत शासन था शुरू में अच्छा था 1-2 साल, लेकिन उसके बाद में वो इतना भ्रष्टाचार हो गया कि द्वैत शासन जो है गले की फांस बन गया। तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स जो है गवर्नर बन के आता है, ये 72 में खत्म कर देता है। मतलब द्वैत शासन जो है 1765 से 1772 तक चला है। यहाँ पे जो है बक्सर के युद्ध के परिणाम भी खत्म होते हैं। अब मैं आपको 2-3 फैक्ट बता देता हूँ। क्लाइव का कुत्ता किसे कहा गया है? मीर जाफर को कहा गया है, या क्लाइव का गधा। ठीक है। समकालीन एक बुक है गुलाम हुसैन की, जिसमें ये कहा गया है कि इलाहाबाद की संधियों को इम्प्लीमेंट होने में इतना टाइम भी नहीं लगा जितना एक गधे को खरीदने में लगता है। ठीक है। गुलाम हुसैन की बुक है सियारुल मुतखैरिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रख लेना क्योंकि ये समकालीन बुक है। ठीक है। और एक और फैक्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे बक्सर जीत जाते हैं, बंगाल में द्वैत शासन आ जाता है। अब द्वैत शासन का इम्प्लीमेंट कैसे किया क्लाइव ने? तो उसने क्या किया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बीबीयू जो संधि के पहले पार्ट में मिली थी इनको दीवानी, उसमें बंगाल में इसने दिया रजा खां को, बिहार इसने दिया सितब राय को, और उड़ीसा इसने दिया राय दुर्लभ को। इन तीनों के माध्यम से बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इन्होंने दीवानी अपनी प्राप्त की। उसके बाद एक और चीज़ कि जहाँ आदमी गड़बड़ करता है, शुजाउद्दौला और सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला प्लासी से रिलेटेड है, शुजाउद्दौला बक्सर से रिलेटेड है। ठीक है। सिराज प्लासी के एंड में सी है, इसलिए उसका नवाब भी सिराज, सी से स्टार्ट होगा, सिराजुद्दौला। और उधर पे 3 लोग थे तो वहाँ शुजाउद्दौला पे याद करना ही पड़ेगा। ठीक है। प्लासी का सिराज है। ठीक है। ये फैक्ट हो गया। इसके बाद ये जो जितना कुछ मैंने आपको पढ़ाया है अभी या बताया है, इसके जो पीडीएफ है, सॉरी इमेज फॉर्मेट में इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको दे देता हूँ, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रिवीजन कर लेना, जहाँ डाउट हो वहाँ आप बता देना, और कुछ लगे तो फिर मेल कर देना। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। और ये जितना भी था ये माइक्रो टीचिंग प्रोग्राम के तहत था, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, बीएलपी कॉलेज मऊ की तरफ से। थैंक यू सो मच।